हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आज एक आप लोगों के लिए नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ सिविल जज मुख्य परीक्षा से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं, ये मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। और इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, जिसमें हम लोग जजमेंट राइटिंग की बात करेंगे, निर्णय लेखन के बारे में बात करेंगे। और ये कौन सा निर्णय लेखन होगा, ये कौन सा जजमेंट राइटिंग होगा, तो साथियों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। और इसी तरह से डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए जजमेंट राइटिंग लेकर के आऊँगा। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में आता है तो साथियों, अगर एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं डेली आप लोगों के लिए जजमेंट राइटिंग, प्लेंट राइटिंग, जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है वो सभी चीज़ें मैं लेकर के डेली आपके पास आता रहूँगा। साथियों यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ मेंस जजमेंट राइटिंग के बारे में मैं लेकर के ये सेशन आ रहा हूँ जो कि क्रिमिनल लॉ से डील करता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों, सबसे पहले का आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जजमेंट राइटिंग में हमारे पास क्वेश्चन कैसा आता है। इसका जो क्वेश्चन होता है साथियों, थोड़ा सा बड़े मीन्स की लिखने में बहुत बड़ा इसका क्वेश्चन होता है, बड़े बड़े इसके क्वेश्चन आते हैं। और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, हमें अपने जजमेंट को फ्रेम करना होता है। अब मान के चलिए कि आप एक जज हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, अपने जजमेंट को फ्रेम कर रहे हैं। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पर निर्णय लेखन से संबंधित है। जब 125 की बात आ जाती है तो साथियों कहीं ना कहीं आपको मेंटेनेंस की बात याद आती है। अब मेंटेनेंस आपको दिया कहाँ से है, तो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 125 से लेकर के सेक्शन नंबर 128 के बीच में आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की बात कही जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। अभी तक तो आप लोगों ने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक खाते पीते वयस्क व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की एक साधारण परिवार की लड़की ब से जिसकी माँ का देहांत हो गया था। क्या कह रहा है, एक मीन्स की मोटा तगड़ा हट्ठा कट्ठा आदमी के द्वारा क्या किया गया, एक साधारण परिवार के उसी की पड़ोसी के साथ क्या किया, परिवार की लड़की बॉ के साथ जिसकी माँ का देहांत हो गया। एक लड़की है जो बॉ है, उसकी माँ का देहांत हो गया था। और उसका जो लड़की का जो पिता था अक्सर दिन भर खेत पर काम पर चला जाया करता था। उस व्यक्ति ने लड़की से दोस्ती बढ़ा ली। जो व्यक्ति है, जो पड़ोसी है, उस व्यक्ति ने उस लड़की से क्या बना दिया, आपसी सहमति, आपसी दोस्ती यहाँ पे बढ़ा ली। उस व्यक्ति से लड़की को एक अधर्मज पुत्र पैदा हो गया। मीन्स कि उनके बीच एक सेक्सुअल रिलेशनशिप अराइज हो गया। और उस सेक्सुअल रिलेशनशिप के अराइज होने के बाद क्या हुआ, उनके पास एक अवैध पुत्र, अधर्मज पुत्र जिसको हम लोग कहा जाता है इलिजिटिमेट चाइल्ड, वो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड पैदा हो गया। लड़की के पिता ने बच्चा उत्पन्न होने से पूर्व औ से अपनी पुत्री बो के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन ये है कि उन दोनों के बीच में अफेयर हो गया और अफेयर के बाद क्या हो गया, एक इलिजिटिमेट चाइल्ड का जन्म हो गया। जैसे ही पिता को पता चला तो पिता ने औ से कहा कि क्या तुम मेरी पुत्री से शादी करोगे, तो बो ने क्या कहा, तो जिसे मना कर दिया, बॉ के द्वारा क्या कर दिया गया जी, उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया गया। और दोनों के भरण पोषण के लिए भी मना कर दिया गया। और ये भी कहा ना मैं विवाह करूंगा, ना आपके बेटी को, और ना जो उसका अवैध बच्चा पैदा हुआ है, मैं दोनों में से किसी को भी क्या दूंगा, किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस, कोई भी भरण पोषण मैं नहीं दूंगा। इस तथ्य के आधार पर आपके पास एक ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आ गया। इसी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अपने जजमेंट राइटिंग को बनाना है। इस तथ्य के आधार पर उपर्युक्त प्रकरण का निर्णय लिखिए। अब आप एक जज हैं, आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, और आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग आप अपने जुडिशियल माइंड का अप्लाई करिए। और जुडिशियल माइंड का अप्लाई करके आप एक क्या करिए, इसके लिए एक जजमेंट फ्रेमिंग करिए कि किस तरह से आपको जजमेंट फ्रेम करना है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और आप सोच के चलिए कि मैं जज साहब हूँ, उसी के तौर पे आपको फाइल करना है। तो देखिए इसका उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा। अगर आपको जजमेंट फाइल करना है, जजमेंट बनाना है, तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट सिखा रहा हूँ कि किस फॉर्मेट पे आपको किस तरह से आपको बनाना है। आपने क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, जो कि क्वेश्चन की एक एक बारीकियों को मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया। ये देखिए मामला है श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद का ये मैटर है। मीन्स कि प्रयागराज इलाहाबाद का ये मैटर है। पीठासीन अधिकारी XYZ, कुछ भी आप ले सकते हैं, कहीं का भी आप नाम ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ का भी आप नाम ले सकते हैं, जबलपुर का आप नाम ले सकते हैं, कहीं का भी आप नाम ले सकते हैं। ये एक काल्पनिक तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि हाँ ये इलाहाबाद का मैटर है। पुत्र 100 की उम्र 22 वर्ष है, बनाम और पुत्र 2 की उम्र 25 वर्ष है। तो इस प्रकार से आपको कभी भी आप देखते होंगे, कभी भी कोई भी सूट फाइल इंस्टीट्यूट किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो इसी प्रकार से एक प्लेन ड्राफ्ट किया जाता है और यही वो ड्राफ्ट किया गया है।
आगे देखिए, आगे कर रहा है यहाँ पे आवेदनकर्ता का पूरा नाम रहेगा, उसका निवास का पता रहेगा, सारी डिटेल को जो डिमांड होती है जजमेंट राइटिंग की, जो हम लोग प्लेंट फाइल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, सेम एज यूजुअल इसी तरह होगा। कह रहा आवेदन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में उपस्थित वाई विद्वान अधिवक्ता आवेदनकर्ता का अधिवक्ता यहाँ पे रहेगा, जेड विद्वान अधिवक्ता विपक्षी का, दोनों के एडवोकेट्स का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नाम भी लिखा जाएगा। ये तो रहा फॉर्मेट। अब देखिए, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब आप निर्णय, अब आप जजमेंट क्या लिखेंगे, जजमेंट यह लिखेंगे, यह निर्णय आवेदक 100 की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत दिए गए आवेदन को निस्तारित करते हुए पारित किया गया है। किसके द्वारा दिया गया है ये आवेदन, तो 100 के द्वारा इस प्रकार का आवेदन दिया गया। किस चीज़ को लेकर के, तो धारा 125 को लेकर के, मीन्स की मेंटेनेंस को लेकर के ये हमारे पास क्या दिया गया, एक आवेदन पत्र दिया गया है। मैं जज हूँ, मेरे पास इस प्रकार का आवेदन पत्र आया है कि उसको क्या किया जाएगा, उसको निस्तारण किया जाएगा। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अब प्रकरण के तथ्य को भी आप लिखेंगे कि क्या प्रकरण के तथ्य हैं, तो लिख रहा है कि एक खाते पीते वयस्क और ने अपने पड़ोसी की एक लड़की बॉस से दोस्ती कर ली, उस व्यक्ति को लड़की से एक अधर्मज पुत्र पैदा हो गया। जब दोस्ती हो जाती है, जब वहाँ पे रिलेशनशिप बनता है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी की उत्पत्ति तो डेफिनेटली होगी। लड़की के पिता ने बच्चा उत्पन्न होने से पूर्व ही और से अपनी पुत्री बो के साथ विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा था। यहाँ पे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जज साहब के द्वारा बताया जा रहा है कि इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस यहाँ पे अराइज हुए थे, जिसे ओ ने मना कर दिया। ओ के द्वारा कहा गया कि भाई मैं किसी भी तरह से आपकी लड़की के साथ शादी नहीं करने वाला हूँ, वो शादी करने से मना कर दिया। बच्चे का भरण पोषण करने से भी मना कर दिया, और ये भी कहा कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये हमारा बच्चा नहीं है, मैं इसका भरण पोषण भी नहीं कहूँगा। इसलिए बो ने अपने तथा अपने अधर्मज पुत्र के भरण पोषण के लिए क्या दाखिल किया, यहाँ पे वाद दाखिल किया है। ये जजमेंट राइटिंग में जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस थे, जो आपको बताना था, वो आपने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस यहाँ पे आपने डील कर लिया। अब आगे देखिए, आगे किस प्रकार से आप अपनी बातों को लिखेंगे। अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं तो अपने समर्थन में ओ ने अभिकथन किया कि बो के पिता अपनी पुत्री के साथ विवाह का कोई प्रस्ताव नहीं किया। यहाँ पे कह रहा है कि ओ के पिता के द्वारा किसी भी प्रकार का हमारे पास प्रस्ताव नहीं रखा गया कि आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर लो, और न ही बो को उत्पन्न संतान उसकी संतान है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बो से उसका उत्पन्न संतान जो कह रही है ये मेरा संतान है, ये बिल्कुल ये गलत बोल रही है, ये मेरा संतान नहीं है। इसलिए ओ किसी भी प्रकार से भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे बता दिया कि मैं किसी भी प्रकार से उसको मेंटेन करने के लिए मैं लाइबल नहीं हूँ। क्यों कह रहा है कि जब ये सारी बात लड़के के द्वारा ये सारी बात यहाँ पे बता दिया गया, मीन्स कि जो अभियुक्त है, जो लड़का है, वो कह रहा है कि मेरे साथ इस प्रकार का कोई रिलेशन उसके साथ नहीं था। अगर रिलेशन नहीं था तो बच्चा उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है, और उसके पिताजी हमारे पास आए भी नहीं थे कि तुम शादी कर लो। अब देखिए वाद बिंदु यहाँ पे क्या रहा है, इसी तरह से आपको लिखना होता है, और यही राइट स्ट्रेटजी होता है जब आप जजमेंट राइटिंग करते हैं। वाद बिंदु में देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद बिंदु का समुचित निस्तारण करने के लिए निम्नलिखित वाद बिंदु विचारित किए जाते हैं। अब क्या क्या वाद बिंदु हैं जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, कौन कौन से। पहला देखिए, कह रहा है क्या ओ बो को भरण पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या, जब ओ के द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ कभी इस प्रकार से इंटरकोर्स किया ही नहीं, मैंने इंटरकोर्स किया ना, हमसे वो बच्चा पैदा हुआ, तो इस प्रकार का प्रश्न उठ रहा है, ये प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या ओ बो के बीच संबंधों के कारण ओ का भरण पोषण का कोई उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार का अगर दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध है तो क्या वो उसको भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तीसरा कह रहा है कोई अन्य अनुतोष, मीन्स कि किसी और प्रकार के रिलीफ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। जब जजमेंट आप राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा और सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। जब कोई भी जज अगर जजमेंट लिखता है तो उसके पीछे रीज़न एंड डिसीजन दोनों लिखता है, अपना रीज़न भी लिखता है और अपना साथ साथ डिसीजन भी लिखता है। सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे अपना रीज़न भी लिखना होता है और साथ साथ अपना डिसीजन भी लिखना होता है कि इसके पीछे का क्या कारण था, आखिर में कौन से कारण अराइज हो रहे थे जिसके कारण मैंने ये डिसीजन यहाँ पे दिया है। वाद बिंदु पहला में करा, इस संदर्भ में आवेदन करने वाले बो ने अपनी समर्थन में कहा कि उसके पड़ोसी ओ के साथ इस वादे के साथ संबंध बढ़ाया कि बो से शादी करेगा। लड़की कह रही है कि इस वादे के साथ हमसे संबंध बनाया था कि वो क्या करेगा, मुझसे शादी करेगा। आवेदिका ने इसके समर्थन में ओ द्वारा बो को लिखे गए पत्र
1 को भी प्रस्तुत किया। लड़की के द्वारा कहा जा रहा है कि साहब देख लीजिए, जब ये हमसे प्यार करने का झूठा नाटक कर रहा था तो हमको क्या कर रहा था, हमारे साथ ये पत्र भी लिखा था, पत्राचार भी किया था और हमसे कहा भी था कि देखिए मैं तुमसे शादी करूंगा। अब आगे कर रहा है, इस संदर्भ में एक साक्षी अभियोजन साक्षी नंबर 1 को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक साक्षी को भी एज अ विटनेस को भी यहाँ पे पेश किया गया। अभियोजन साक्षी का कहना है कि उससे अ और ब के बीच संबंधों का काफ़ी समय से जानता है और अ तथा ब के बीच, देखिए आगे क्या कर रहा है, अ तथा ब के बीच संबंध पति पत्नी जैसे थे। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जिसको उसने गवाह के तौर पे पेश किया है, गवाह आया है और बताया है कि मैंने काफ़ी दिनों से इन लोगों को एक साथ रहते हुए देखा है और मुझे तो ये भी लगता है कि ये दोनों किस रूप में रहते हैं, ये दोनों पति और पत्नी के जैसे संबंध में, जैसे पति हस्बैंड और वाइफ एक साथ एक संबंध में रहते हैं, सेम ऐसे ही ये भी अपने हस्बैंड और वाइफ के संबंध के जैसे ही रहता था। सारे मोहल्ले के लोग भी यह बात जानते थे, सिर्फ ये बात मैं ही नहीं जानता हूँ जज साहब, ये सारे मोहल्ले के लोग भी जानते हैं कि ये दोनों किस तरह से रहते हैं, ये दोनों जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रहते हैं। साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि ब से उत्पन्न हुआ संतान कोई भी अ की संतान जानता है। सबको यही जानता है कि जो ब से संतान उत्पन्न हुआ है वो अ का ही संतान है। साक्षी का प्रतिपरीक्षण सुनने रहा है। यहाँ पे जो साक्षी का जो प्रतिपरीक्षण किया गया, जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, वो क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ पे सुनने रहा। आगे कह रहा है साथियों, इस संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में विवाहित प्रावधानों के अनुसार सक्षम व्यक्ति अपनी धर्मज तथा अधर्मज दोनों प्रकार की संतानों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर इस प्रकार अगर 1973 को देखा जाए, किसको, सीआरपीसी को देखा जाए, सीआरपीसी में धारा 125 को देखा जाए, तो यहाँ पे कह रहा है कि चाहे वो धर्मज पुत्र हो चाहे वो अधर्मज पुत्र हो, आप जो पेरेंट्स होता है वो धर्मज और अधर्मज दोनों पुत्रों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार आवेदन के निस्तारण में वाद बिंदु संख्या 1 को ब के पक्ष में निस्तारित किया जाता है। किसके पक्ष में, मीन्स की लड़की के पक्ष में, ब के पक्ष में निस्तारित किया जाता है। वाद बिंदु संख्या अब 2 क्या आता है भाई, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। वही कह रहा है वाद बिंदु संख्या 2 क्या कह रहा है और अपने कथन में विपक्षी अ ने कहा कि अ और ब के बीच किसी भी प्रकार का संबंध नहीं थे। ये कह रहा है किसी भी प्रकार के कोई भी रिलेशनशिप नहीं थे, कोई भी संबंध नहीं अराइज हुए थे और न ही ब की संतान अ की अधर्मज संतान है। जो ब की संतान है वो अ की किसी भी प्रकार से लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है। परंतु अपने कथन के संदर्भ में अ ने किसी साक्षी को नहीं पेश किया। यहाँ पे अ के पास कोई एज अ विटनेस नहीं था जिसको वो क्या कर सके, पेश किया जा सके, नहीं किया। इसलिए केवल अ का कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ कह रही है, जो जज साहब है, जो जजमेंट बना रहे हैं, वो कह रहे हैं इसलिए आपने कोई विटनेस पेश नहीं किया, इसीलिए मैं आपके सिर्फ द्वारा दिए गए गवाह पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लिहाजा यह वाद बिंदु अ के विपरीत निस्तारित किया जाता है। और क्या किया जा रहा है, ये अ के विपरीत निस्तारित किया जाता है। वाद बिंदु संख्या 3 क्या कर रहा है, जो तीनों क्वेश्चंस मैंने रेज किए थे, जो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको शो किए थे, वही तीनों क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है जज साहब के द्वारा। इस संदर्भ में यह भी निर्धारित किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में विहित प्रावधानों के अनुसार जो आपको रूल रेगुलेशन बताया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, विहित प्रावधानों के अनुसार अपने अधर्मज संतान का भरण पोषण करने के लिए आप क्या होंगे, आप लाइबल होंगे, आप उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार का आदेश कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा दिया जा रहा है। अब देखिए आदेश क्या दिया जा रहा है। अभी तक तो जो भी चीज़ें आपने देखा, ये निर्णय देखा, अब आदेश देखिए। आदेश में ये दिया जा रहा है, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। कहा जा रहा है कि जो लड़की के द्वारा जो आवेदन किया गया है, जो एप्लीकेशन फाइल किया गया है, उसको स्वीकार किया जाता है तथा ओ को आदेशित किया जाता है कि वह 500 रुपये प्रति माह की दर से आवेदनकर्ता को भरण पोषण के तौर पर भुगतान करेगा। जो महिला है उसको क्या करेगा, ये जो बो नामक हस्बैंड बना था, ये क्या करेगा, 500 रुपया पर महीने उसको क्या करेगा, भुगतान करेगा एज अ मेंटेनेंस के रूप में। अब किस तारीख से करेगा, यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए। हस्ताक्षर न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब का यहाँ पे होता है। और निर्णय की अगर हम बात करते हैं तो ये निर्णय लागू कब से होता है, तो साथियों यहाँ पे लिखा है, निर्णय आज दिनांक 12/10/1992 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित किया गया। दिनांक 10/12/1992 का ये मैटर है। हस्ताक्षर न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद। इसी प्रकार से आपको अपने जजमेंट को ड्राफ्ट करना होता है, इसी प्रकार से अपने जजमेंट को फ्रेम करना होता है। साथियों ये तो था जजमेंट राइटिंग का सेशन जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपका कोई भी कमेंट आता है अगर छत्तीसगढ़ जुडिशरी को लेकर के, अगर आप चाहते हैं प्लेन ड्राफ्ट करना, मीन्स की फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करना, जजमेंट राइटिंग करना, जो भी आप चीज़ चाहते हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको बताते रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए कराता रहूँगा, जिससे कि आपका मेन एग्जामिनेशन जो छत्तीसगढ़ का है वो आप
आपका काफ़ी बेहतर जा सकता है। तो साथियों बस आप इसी तरह से हमें पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और आपका अगर कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड अगर सीजे का तैयारी कर रहा होगा छत्तीसगढ़ का, तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करें। बस हमको इतना ही चाहिए, बाकी जो भी आप कहेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए कराता रहूँगा। साथियों फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।